आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है तलाश। तलाश का अर्थ होता है खोज करना। तो यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पिछली वीडियो में हमने पहला पाठ पढ़ा, जो अहमदनगर का किला नामक अध्याय था। इस अध्याय में नेहरू जी ने अपने जेल के बंदी जीवन के बारे में बताया था कि कितने दिनों तक वो जेल में रहे तथा जेल में उनका कौन कौन साथी था तथा जेल में उन्होंने क्या क्या काम किए। पहले उन्होंने कुदाल उठा ली और बागवानी का कार्य किया। उसके बाद उन्होंने कलम उठा ली और उन्होंने कलम उठाकर लिखने का प्रयास किया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने भारत के इतिहास को जानने की, भारत की संस्कृति को जानने की कोशिश की, क्योंकि जब तक अतीत के बारे में हमें सही सही पता नहीं होता तब तक हम वर्तमान और भविष्य के बारे में कुछ भी ठीक ठीक नहीं लिख पाते हैं। तो इसी कारण इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की प्राचीन संस्कृति को जानने और समझने की कोशिश की है तथा अपनी उस कोशिश को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जैसे विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है? सही गलत की जांच करना। ठीक है, कोई भी विषय हो तो उसको अलग अलग करके टुकड़ों में बांटकर उसकी जांच करना। अवधारणा क्या होती है? विचार। अवधारणा विचार। अतीत प्राचीन। अतीत प्राचीन। ठीक है, अतीत की संस्कृति यानी जो भारत का समय बीत चुका है उसकी संस्कृति के बारे में जानना। तो अतीत क्या होता है? प्राचीन। खारिज होना, समाप्त कर देना। खारिज कर देना, समाप्त कर देना। टिकाऊ होता है मजबूत या पक्का। टिकाऊ, मजबूत या पक्का। आश्चर्यचकित, हैरान। आश्चर्यचकित, हैरान। संपर्क, संबंध। संपर्क, संबंध। तेजस्विता, प्रकाशमान। तेजस्विता, प्रकाशमान। सक्रिय, क्रियाशील। सक्रिय, क्रियाशील। पराक्रमी, बहादुर। पराक्रमी, बहादुर। दास्तान क्या होता है? आप बीती, खुद पर बीती हुई, खुद के बारे में जानकारी। दास्तान। रमणीय, सुंदर। रमणीय, सुंदर, जो देखने में अच्छा लगे। तादाद, संख्या। तादाद, संख्या। भग्नावशेष। भग्नावशेष, पुरानी चीज़ों के बचे हुए टुकड़े। भग्नावशेष। हैरत, आश्चर्य। हैरत, आश्चर्य। आस्था, विश्वास। आस्था, विश्वास। अंतर्दृष्टि, अंतर यानी अंदर तक पहचानने की शक्ति। पाषाण, पत्थर। शिलालेख, पत्थरों पर लिखे हुए लेख। ठीक है, शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख लिखना, तो पत्थरों पर लिखे गए लेख। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। शाश्वत, सदा रहने वाला। पतन, गिरावट। पर्याप्त, काफ़ी। चेतना, बुद्धि। चेतना, बुद्धि। मानसिकता, मन की सोच। मानसिकता, मन की सोच। गुत्थी, उलझन। गुत्थी, उलझन। कौशल, हुनर, निपुणता। कौशल, हुनर या निपुणता। क्षीण, कमज़ोर। क्षीण, कमज़ोर। अनुकरण, दूसरों के पीछे चलने वाला। अनुकरण करना, नकल करना। लैस, सुसज्जित। लैस, सुसज्जित। भाष्यकार, मूल ग्रंथ की व्याख्या लिखने वाला। भाष्यकार कौन होता है? मूल ग्रंथ की रचना, व्याख्या करने वाला। भव्य, सुंदर। भव्य, सुंदर। अलंकृत, अलंकारों से युक्त। अलंकृत, अलंकारों से युक्त। नक्काशी, हाथ से की गई मीनाकारी। नक्काशी, हाथ से की गई मीनाकारी। ठीक है, हाथ से जो भी कलाकारी करते हैं हम, चाहे बर्तनों पर हो, कपड़ों पर हो, उसको क्या बोलते हैं? नक्काशी। रूढ़िवादिता, संकीर्ण विचार। ठीक है, रूढ़िवादिता, संकीर्ण विचार। ठीक है, मानसिक सोच पर निर्भर करता है ये।
रूढ़िवादिता, पुराने विचारों पर चलने वाला, पुरानी रूढ़ियों, पुरानी परंपराओं को मानने वाला। लुप्त, समाप्त या खो जाना, लुप्त, समाप्त या खो जाना। विकट, कठिन, विकट, कठिन। पुनर्जागरण, नए विचारों की चेतना आना, पुनर्जागरण, नए विचारों की चेतना आना। सामंजस्य, तालमेल, सामंजस्य, तालमेल। सामर्थ्य, कुछ करने की हिम्मत, सामर्थ्य, योग्यता या कुछ करने की हिम्मत, सामर्थ्य, कुछ करने की हिम्मत या। अब हम पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार प्रकट किए हैं तथा भारत की संस्कृति के बारे में जानने की कोशिश की है। तो इसमें लेखक क्या बताते हैं कि अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतवर्ष को समझने और उसके प्रति अपने विचारों का मूल्यांकन करने का प्रयास करता आया हूँ। मेरे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर भारत क्या है। ठीक है, वह भारत अतीत काल में किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। मतलब नेहरू जी ने उन बातों को खोजने की कोशिश की कि प्राचीन काल में भारत अपनी किस विशेषता के कारण प्रसिद्ध था, अतीत में वह अपनी किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। ठीक है, भारत जब कभी सोने की चिड़िया कहलाता था तो बाद में उसने अपनी प्रसिद्धि को कैसे खो दिया, यह बात उन्होंने जानने की कोशिश की है। जब लेखक ने भारत को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना शुरू किया तो उनके मन में तरह तरह के संदेह उठने लगे। आलोचनात्मक दृष्टि, आलोचना, आलोचक के रूप में। ठीक है, गलत सही जानने की कोशिश की, जो सही था उसको सही दर्शाया और जो गलत था उसको गलत दर्शाया। जब आलोचक की दृष्टि से उन्होंने देखना शुरू किया तो उनके मन में अनेक तरह के शक उठने लगे। वास्तव में लेखक ने भारत को पश्चिमी देशों के लोगों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया था। ठीक है, क्या किया था लेखक ने, भारत को पश्चिमी देशों के लोगों के दृष्टिकोण, पश्चिमी देश के जो लोग थे उनका जो रवैया था भारत के प्रति, उसी दृष्टिकोण से नेहरू जी ने भारत को देखने की कोशिश की थी तथा उसे समझने का प्रयास किया था। लेखक भारत के अतीत की विरासत के बड़े भाग को अनदेखा करने का साहस कर रहा था, किंतु यदि भारत के पास ऐसा कुछ न होता तो वह हजारों वर्षों तक अपनी पहचान नहीं बनाए रख सकता था। तो क्या कह रहा है लेखक कि लेखक भारत के अतीत की विरासत, विरासत क्या होता है, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है वो विरासत होता है। तो उस बड़े विरासत के भाग को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था, किंतु यदि भारत के पास ऐसा कुछ नहीं होता, भारत की विरासत इतनी मशहूर या प्रसिद्ध नहीं होती, तो हजारों वर्षों तक भारत अपनी पहचान को बनाए नहीं रख पाता था। अर्थात कुछ तो विशेषता थी भारत के अंदर जो इतने वर्षों तक अपनी पहचान को बनाए रखा। लेखक भारत के इसी विशेष तत्वों को जानना चाहता था। तो वो विशेष बात, विशेष प्रसिद्धि किस कारण से थी, उसी कारण को नेहरू जी जानना चाहते थे। ठीक है, ये देखना चाहते थे कि आज भारत के पास ऐसा क्या बचा है जिसे मजबूत कहा जा सके तथा और भी मजबूत बनाया जा सके तथा आधुनिक विश्व में उसका तालमेल कैसे बैठ सकता है। ठीक है, उस चीज़ का प्रयोग करके हम अपने वर्तमान को कैसे सुधार सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े थे। इस नगर को 5000 वर्ष पूर्व का बताया जाता है। कौन से नगर को 5000 वर्ष पूर्व का बताया जाता है? सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो को। यह एक पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। इसका पूर्णतः भारतीयपन होना ही हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार है। मतलब यह नगर जैसे बसाया गया था, जैसी इसकी सभ्यता थी, वह पूरी तरह से भारतीयपन की झलक उसमें हमें मिल सकती है।
और उस भारतीयपन का ही होना हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार कहा जा सकता है। भारत ने फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया आदि के लोगों को प्रभावित किया और स्वयं उनसे प्रभावित भी हुए। ठीक है, भारत ने इन सारे देशों को प्रभावित किया और उनसे भी खुद भी प्रभावित हुए। लेखक भारत के वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत को जानना चाहते थे। इसी दृष्टि से उसने सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन किया। उसने इसके विषय में कहा कि 5000 वर्ष पूर्व निर्मित मतलब बनने वाली यहाँ की सभ्यता पूर्ण विकसित थी। यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता सदैव परिवर्तनशील एवं विकासशील रही है। ठीक है, दूसरी संस्कृतियों और दूसरी सभ्यताओं का संपर्क भी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को हिला नहीं सका था। ठीक है, आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के इतिहास एवं उसके विशाल साहित्य को पढ़ने से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने चीन और पश्चिमी एशिया से आए महान यात्राओं की दास्तान को पढ़ा और समझा। वे हिमालय पर भी गए, जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाएं जो सुनी हुई पुरानी कहानियाँ होती हैं उनको दंत कथाएं, जिनके मतलब पूरे प्रमाण नहीं मिलते हों, बहुत ही निकट का संबंध है। उनका भारतीय पहाड़ों और विशेषकर कश्मीर के प्रति विशेष लगाव रहा है। भारत की विशाल नदियां भी उनके आकर्षण का केंद्र रही हैं। इंडस या सिंधु के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा था। यमुना के तट के आसपास अनेक नृत्य, उत्सव एवं नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं विद्यमान हैं। संबद्ध मतलब संबंधित, संबद्ध का मतलब क्या होता है, उससे संबंधित। अनेक पुराणों से संबंधित, पौराणिक क्या होता है, पुराणों से संबंधित कहानियाँ विद्यमान हैं। उनके अनुसार भारत की गंगा ने भारत के हृदय पर राज किया है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता एवं संस्कृति की कहानी सुनाती आई है। तो क्या बताया है इनके द्वारा नेहरू जी ने कि नेहरू जी ने भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए थे और अन्य विदेशी लोग आए थे उनके साहित्य का अध्ययन किया है। और क्यों किया है उनका अध्ययन, ताकि नेहरू जी उनके द्वारा भारत की बताई गई विशेषताओं को जान सके। ठीक है, और इसी खोज में नेहरू जी ने हिमालय की यात्रा भी की थी। जो दंत कथाएं प्रसिद्ध थी हिमालय पर्वत के बारे में, कश्मीर के बारे में, उन सारी चीज़ों को उन्होंने जानने की कोशिश की थी। और क्या बताया है कि भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान क्यों पड़ा, तो इंडस या सिंधु नदी के नाम पर ही हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा था। नेहरू जी ने भारत को समझने के प्रयास में भारत के पुराने स्मारक जो किसी की याद में बनाए गए हों, स्मरण क्या होता है, याद करना, स्मरण से ही स्मारक, याद दिलाने वाला, पुरानी मूर्तियों, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं को भी समीप से देखा है। वे इलाहाबाद एवं हरिद्वार के कुंभ के मेले के अवसर पर भी जाते थे। उनकी यात्राओं ने उन्हें अतीत में देखने की दृष्टि प्रदान की। उन्हें भारत की सच्चाई के प्रति विश्वास होने लगा था। उनके मन में भारत के अतीत के सैकड़ों चित्र विद्यमान थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का ज्ञान भी था तथा अकबर के संवाद भी स्मरण में थे। तो नेहरू जी ने भारत को समझने के प्रयास में किन किन चीज़ों को समीप से देखा, तो भारत के जो पुराने स्मारक थे उनको देखा, पुरानी मूर्तियाँ, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की जो गुफाएं थी उनको देखकर उन्हें भी जानने और समझने की कोशिश की। ठीक है, और नेहरू जी ने कुंभ के स्नान पर्व को देखकर हैरानी होती थी कि यह पर्व मतलब त्योहार सदियों से निरंतर चला आ रहा है। इतने वर्षों से गंगा स्नान का महत्व बना हुआ है। भारत की न जाने कितनी पीढ़ियों का इस नदी के साथ निरंतर लगाव बना हुआ है।
हजारों वर्षों से भारत के कोने कोने से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। आज भी यह आस्था और विश्वास गंगा नदी के प्रति लोगों में बनी हुई है। ठीक है, गंगा के प्रति लोगों के भी मन में जो श्रद्धा थी इतने वर्षों पूर्व, वो आज भी देखने को मिलती है। और इन सारी चीज़ों को देखकर नेहरू जी को भारत की जो सच्चाई दंत कथाओं और पौराणिक कथाओं में मिलती थी, उस सच्चाई पर नेहरू जी को विश्वास होने लगा था। और ये चीज़ें देखकर नेहरू जी के मन में भारत के अतीत के सैकड़ों चित्र घूम गए थे। उन सैकड़ों चित्रों में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश भी था और जो अकबर के बारे में संवाद थे वो भी थे। इस प्रकार भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने पूरे विवरण के साथ धीरे धीरे नेहरू जी के सामने स्पष्ट होती जा रही थी। उन्हें पिछले 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में अनोखापन प्रतीत होने लगा था। भारत की इस लंबी परंपरा ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। ठीक है, जो भारत की संस्कृति थी, जो नेहरू जी हर जगह भारत की संस्कृति को जानने के लिए घूमे थे, उन सारी बातों में नेहरू जी को एक अनोखापन दिखाई देता था और इस अनोखेपन का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। भारत के अतीत की झांकी के अध्ययन से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही प्रभावित हुए थे। इस अध्ययन के पश्चात उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति चाहे कितनी भी पुरानी क्यों न हो, किंतु उसका महत्व आज भी बना हुआ है। आधुनिक भारत की नींव का आधार भारत की प्राचीन संस्कृति ही रही है। ठीक है, आधुनिक भारत की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई है? जो भारत की प्राचीन संस्कृति थी उसी के द्वारा रखी गई है। चाहे वो कितनी ही पुरानी हो जाए, उसका महत्व हमेशा रहेगा। अगला पॉइंट है भारत की शक्ति और सीमा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, किंतु उसके पतन के वर्तमान कारण अत्यंत स्पष्ट हैं। भारत तकनीक के क्षेत्र में यूरोप के मुकाबले में पिछड़ा हुआ था। ठीक है, तकनीक क्या होती है? टेक्निक। और इस क्षेत्र में यूरोप के मुकाबले से भारत पिछड़ा हुआ था। तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा उत्साह युक्त जीवन शक्ति और मानसिकता भी। नई नई तकनीकों ने यूरोप को सैनिक बल दिया, जिसके सहारे उन्होंने न केवल भारत को ही अपितु एशिया के अन्य देशों को भी अपने अधीन कर लिया था। तो यहाँ क्या बताया है लेखक ने कि तकनीकी दौड़ में पिछड़ने के कारण भारत की शक्ति का पतन हुआ। पतन मतलब गिरावट आई भारत की शक्ति में। मानसिक जड़ता और निराशा के कारण ही भारत के लोग अपने प्राचीन विचारों का महत्व भूल गए और नए विचारों को वो अपना नहीं पाए, इसलिए भारत की शक्ति का पतन हुआ। प्राचीन काल में भारत में तकनीकी कौशलता और मानसिक सजगता का अभाव नहीं था। मतलब तकनीकी कुशलता भी थी लोगों में और मानसिक सजगता, मानसिक रूप से जागरूक भी थे, उस अभाव मतलब कमी नहीं थी। परंतु बाद में जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आती गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन की लालसा, जीवन में मतलब लोगों की इच्छाएं बढ़ गई और उद्यम में कमी आती गई और परिश्रमी कम होते गए। ठीक है, जीवन में जो इच्छाएं थी वो तो लोगों की बढ़ गई और परिश्रम करना बंद कर दिया। रचनात्मक शक्ति निरंतर कमज़ोर होती गई। इसी कारण जो रचनात्मक शक्ति होती है मनुष्य की, वो कमज़ोर पड़ती गई और दूसरों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति बढ़ गई और उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया और लोगों की नकल करनी शुरू कर दी। प्रवृत्ति होता है स्वभाव, अनुकरण होता है नकल। यहाँ साहित्यिक रचना पर भी बल दिया जाने लगा। सुंदर एवं मजबूत भवनों का निर्माण करने वाला भारत
पच्चीकारी और नक्काशी करने लगा तथा मूल कार्य की अपेक्षा दिखावे में विश्वास करने लगा। ठीक है, जो सुंदर और मजबूत भवनों का भारत कभी निर्माण करता था वह क्या करने लगा, पच्चीकारी और नक्काशी करने लगा। ठीक है, तथा मूल कार्य की अपेक्षा, अपने मूल कार्य की अपेक्षा क्या करने लगा, दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास करने लगा। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में भी सरल, सजीव और व्यवहारिक भाषा का स्थान आलंकारिक भाषा ने ले लिया। और जो साहित्य का क्षेत्र था उसमें भी सरल और सजीव भाषा को छोड़ दिया उन्होंने, व्यवहारिक भाषा को भी छोड़ दिया, और किसने ले लिया, अलंकृत, अलंकारों से युक्त भाषा ने स्थान ले लिया। इस काल में लोगों की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होने लगी। चेतना क्या होती है, बुद्धि। ठीक है, तो विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होने लगी, लुप्त मतलब खोने लगी। भारत की नई नई खोजों एवं उत्तम संस्कृति का प्रसिद्ध भारत अब अंधविश्वास एवं संकीर्ण रूढ़िवादियों में फंस गया। तो भारत की नई नई खोजों, नई नई खोज करने वाला भारत, और जो भारत की उत्तम संस्कृति, उत्तम मतलब सबसे श्रेष्ठ संस्कृति थी, वह भारत अब अंधविश्वास और संकीर्ण रूढ़िवादियों में फंस गया, जिसका परिणाम यह निकला कि महासागरों को पार करने पर रोक लगा दी गई, जो भारत की उन्नति में बाधक सिद्ध हुआ। मूर्ति पूजा का प्रभाव बढ़ने लगा। विवेकपूर्ण चेतना के नष्ट हो जाने से भारत में गतिहीनता और जड़ता को बढ़ावा मिला, जबकि विश्व के अन्य भागों में निरंतर विकास के कार्य होते रहे, किंतु यह स्थिति का पूरी तरह सही सर्वेक्षण नहीं है। एक युग के अंत पर नई चीज़ों का निर्माण होता है, समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहते हैं। इस प्रकार भारत में निरंतर नए पुराने में तालमेल बैठाने का प्रयास होता रहा। इसलिए भारत अपने प्राचीन संस्कारों और प्राचीन विचारों को आत्मसात करता रहा है। आत्मसात मतलब अपनाता रहा है। इन पंक्तियों द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है कि जो भारत के लोग थे, जो कभी नई नई खोज करते थे, साहित्य के क्षेत्र में भी उनका उत्कृष्ट स्थान था, वो सब अंधविश्वास के चक्कर में फंस गए तथा रूढ़िवादी विचार उनके हो गए, जिसके कारण भारत में गतिहीनता और जड़ता को बढ़ावा मिला। उन्होंने जो विकास के लिए जरूरी कार्य थे उनको करना छोड़ दिया तथा लोगों में जड़ता आ गई। ठीक है, उनकी विवेकपूर्ण जो चेतना थी, सही गलत समझने की जो उनकी बुद्धि थी, वो अंधविश्वास के कारण नष्ट होने लगी तथा मूर्ति पूजा का प्रभाव निरंतर बढ़ गया। ठीक है, जिसके कारण विकास के कार्य रुक गए, जबकि जो विश्व के अन्य भाग थे, अन्य देश थे, वो लगातार विकास के कार्य करते रहे तथा विकसित हो गए, और रूढ़िवादिता और संकीर्ण मानसिकता के चलते भारत उनसे पिछड़ गया। ठीक है, लेकिन लेखक ने यहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि किंतु मतलब यह स्थिति का पूरी तरह सही सर्वेक्षण नहीं है। एक युग के अंत पर, ठीक है, नई चीज़ों का लगातार निर्माण होता रहता है और समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहते हैं। मतलब विकास करने के साधन लोगों को समय समय पर मिलते रहते हैं। इस प्रकार भारत में लगातार नए पुराने में तालमेल होता रहा और भारत अपना विकास करता रहा। उनको अपने आप के अंदर उन नए पुराने विचारों को आत्मसात करता रहा।